नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश अनकट बातें। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है और उससे पहले हर गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। एनडीए में सीटों को लेकर बवाल इस कगार पर है कि सीटों का आंकड़ा फाइनल हुआ, आंकड़ा सार्वजनिक भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा भी हो गई, लेकिन एकाएक खबर आती है कि प्रेस वार्ता कैंसिल हो गई है। अब इसके पीछे की वजह माना जा रहा है कि जदयू द्वारा सीटों को लेकर असहमति। इस पर भी आगे सवाल जवाब होंगे। अब जानकारी सामने आई कि ऐन वक्त पर जदयू ने कुछ सीटों पर असहमति जताई है, यानी रजामंद नहीं है जेडीयू। ये असहमति बीजेपी और जेडीयू के बीच बताई गई है, जिसके बाद ये प्रेस वार्ता कैंसिल हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर ऐलान हुआ नहीं है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि चिराग और नीतीश की पार्टी लोजपा रामविलास और जदयू में ये भिड़ंत है। एक तरफ ये सब शुरू है तो दूसरी तरफ मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयान चर्चा में है। जहां जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कम सीटें देकर हमारी पार्टी को कम आंका गया है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा कभी पत्र लिखते हैं तो कभी शायरी में अपना दर्द छलकाते हैं। पहले कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि वो कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहते हैं, फिर वो पोस्ट करते हैं दूसरे एक्स पोस्ट में शायरी पोस्ट करते हैं और शायरी के जरिए अपना दर्द जाहिर करते हैं और कहते हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए में ही घमासान है, महागठबंधन में भी एक खींचतान शुरू है। मुकेश सैनी और आरजेडी को लेकर हालांकि कांग्रेस भी मानने के लिए तैयार नहीं है सीटों के आंकड़े पर, वहीं आरजेडी के लिए एक चुनौती बन गई है आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें लालू परिवार को कोर्ट से झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन को रणनीति बदलनी पड़ेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज होगी बहस अनकट बातें में। इस सवाल के एपिसोड में होंगे तमाम सवाल जवाब। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से प्रकाश यादव जो प्रदेश महासचिव हैं वो भी जुड़ेंगे आगे। उनसे हमारा किसी तरीके से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, बट हम कोशिश करेंगे कि उनको जोड़ें। इसके अलावा किसान प्रकोष्ठ के और मुखिया संघ अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, तो उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड से जेडीयू से जुड़ रहे हैं राघोपुर मंडल अध्यक्ष आलोक चौधरी जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी, जो इससे पहले अनकट के ही एक एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत गंभीर विषयों पर उनसे चर्चा हुई। बिहार में बाहुबली राजनीति किस तरीके से हो रही है, सियासत किस तरीके से हो रही है, उस पर उनके साथ चर्चा हो चुकी है। वो एपिसोड भी आपने देखा होगा, तो उनके साथ भी चर्चा होगी और सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। अब पहला सवाल आलोक चौधरी जी से। सर, आज प्रेस वार्ता थी, लेकिन ऐन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई, ऐसी खबर मिली और वजह सामने आई कि आप लोग सीटों को लेकर सहमत नहीं हैं। कहां पर पेच फंस गया? प्रकाश जी, आपसे माफ कीजिएगा, प्रकाश जी से सवाल है जिसमें आपसे मैं सवाल जानना चाहूंगी, जवाब जानना चाहूंगी कि प्रेस वार्ता थी आज जदयू की और इस प्रेस वार्ता को लेकर खबर सामने आई कि वो कैंसिल हो गई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों कैंसिल हुई? ऐन मौके पर प्रेस वार्ता कैंसिल क्यों करनी पड़ी? जी मैडम, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी धन्यवाद जो आपने मुझे एनडीए गठबंधन का सवाल, और हम और आप सभी लोग देख रहे हैं एनडीए गठबंधन में कहने को तो गठबंधन हो गया, सीट फाइनल हो गया और घोषणा भी हो चुका, लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया गया, इन वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया जाता है। आप उपेंद्र कुशवाहा की ट्वीट को आप देखे होंगे, जो उनका क्या दर्द भरा ट्वीट था, और इसी से आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं
एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो चाल है, उन्होंने अपना 101 सीट अपना लेकर के और इस चुनाव को लेकर के, और ये दोनों को उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को जो झुंझुना थमाया है, तो ये लोग इनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये लोग करेंगे भी तो करेंगे। तो अब जो है तो में इन लोग को माना है, लेकिन उन्हें को महागठबंधन के बारे में कुछ भी है, लेकिन मेरा मानना है एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। समय नेटवर्क कुछ संपर्क साधने में उनके साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ा प्रकाश जी के साथ, क्योंकि वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम गुड्डू जी से अगला सवाल लेना चाहेंगे। गुड्डू जी, अभी बिहार की सियासत को आप देख ही रहे होंगे कि चौखट पर चुनाव है, लेकिन सीटों पर अभी तक मंथन जारी है। कोई भी गठबंधन अपनी सीटों का ऐलान ना अभी तक कर पाया है, ना ही उम्मीदवारों का चयन जो है वो ठीक से हो पा रहा है। क्या खिचड़ी क्या पक रही है, क्या समझ में आ रहा है गुड्डू जी? जयंती जी, जैसा कि आप समझ रही हैं, ये दोनों महागठबंधन और एनडीए ये एक दूसरे को सहमत करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और दोनों ओर से दलों का भरमार, और सीट लिमिटेड है, 243 सीट पे चुनाव होना है। जी जी। महत्वाकांक्षा सारे दलों का है जी। सब चाहते हैं कि हमको सबसे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, और इसी क्रम में चाहे वो मांझी जी हो, जी बिल्कुल, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हैं, चाहे ये चिराग पासवान, ये आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में ये सब आगे पीछे हो रहा है। कुछ जगह पे सीट का भी अदला बदली का भी चक्कर है। इसी के कारण आज आप देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के भी, घोषणा होने के बावजूद दिलीप जायसवाल, बताया जा रहा है कि एक बैठक तो हुई, क्योंकि आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल की गई, लेकिन दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं तो वो चर्चा नहीं होती जो होनी चाहिए थी। जदयू की कुछ सीटों पर जो है वो पेच फंस गया। बताया जा रहा है गुड्डू जी की चकिया सीट जो है उस पर जाकर जो है पेच फंसा है, और चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके खाते में हो, जदयू चाहती है कि उनके खाते में हो। अब बताइए एनडीए करे तो करे क्या? दरअसल चिराग पासवान का शुरू से यह मांग रहा है जी कि हर लोकसभा जो हम जीते हैं, 5 लोकसभा वो जीते हैं, और हर लोकसभा से हमको कम से कम 2 सीट चाहिए। शुरू में डिमांड यही था जी। उनका डिमांड लगभग पूरा भी किया गया जी जी। लेकिन बीजेपी की सीटों को जब वो मांगे तो बीजेपी सहज स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जहां जहां चाहिएगा हम आपको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ ईगो आ गया है जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान जी। अब चिराग पासवान का एक लोकसभा क्षेत्र है, वो है ये यहाँ से चकाई वाला सीट है जी, वो जमुई जी, जमुई लोकसभा सीट में ही चकैया था। चकई का एक अलग कहानी है। वहां से जो अभी जीते हुए नेता हैं वो मंत्री भी हैं, सुमित सिंह, और सुमित सिंह का दावर नेता बिहार के हुआ करते थे नरेंद्र सिंह जी, उनके वो सुपुत्र हैं, और चकई उनका अपना देश बनाया हुआ सीट। पहले इंडिपेंडेंट जीते 2000 के चुनाव में, उसके बाद वो जेडीयू में, तो ये कहीं ना कहीं रस्साकसी चकई सीट को लेके हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान वहां चाह रहे हैं कि वो सीट हमको मिल जाए जी। जमुई अगर लोकसभा हम जीते हैं तो जमुई के अंदर ही चकई आता है, और ये दोनों के बीच ईगो क्लैश भी है। इसका लंबा इतिहास है जी। रामविलास पासवान के समय ही उनके फादर नरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता थे,
और लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर वो जनता दल यू में विलय भी किए। तो कहीं ना कहीं वो भी 2005 का ये पृष्ठभूमि है, वो ईगो क्लैश वहां चल रहा है। जेडीयू ये सीट देगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं देगी जी। और वो चाह रहे हैं कि हम जेडीयू की सीट ले लें। कोई ना कोई तो एक सीट निकालना और ही है होगा गुड्डू जी, ऐसे कैसे, कोई किसी ना किसी पार्टी को तो बलिदान देना होगा। तो आखिर मोमेंट पे किसको, कौन कौन होगा वो जिसे बलिदान देना होगा, क्योंकि चिराग तो कहीं से कहीं तक ये नजर नहीं आ रहे कि बलिदान देंगे। हाँ, हम बता रहे हैं इसमें है क्या, जेडीयू तो खुद को अलग करनी सबसे पहले, तीनों दलों का गठबंधन बीजेपी के साथ है, मेरे साथ है नहीं, मेरे साथ बीजेपी का गठबंधन है। तो ये लोग आपस में सीट बांट लिए जी, हम 101 लेंगे, 102 लेंगे, जो भी लिए हो जी, और बाकी वो 142 सीट बीजेपी को दे दिया गया जी, बाकी एडजस्ट अब कर लीजिए जी। तो इसमें दाव यही था कि कम से कम मेरे सीट पे ये दावेदारी नहीं करें जी। जेडीयू पहले से सशंकित थे, ये करेंगे ये काम मेरे साथ, तो अब वही सामने आ रहा है। और एक सीट और है जमुई में ही, वो है चकई। चकई के बाद एक सिकंदरा सीट जीते हुए हैं हम पार्टी के, वो सिकंदरा सीट पे भी दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ईगो है, देखिए कैसे सेटल्ड होता है। अभी तो बहुत सबसे बड़ी बात है गुड्डू जी कि यहाँ चिराग पासवान ने एक चीज तो कायम कर दी है सीटों के मामले में कि जितनी सीटें उनको दी गई है गठबंधन में तीसरे स्थान पर वो आ गए हैं, तीसरे स्थान पर उनको जगह जो है चिराग को मिल चुकी है। ऐसे में बाकी के सहयोगी दलों को लास्ट मोमेंट तक भी किस तरीके से समझाया बुझाया जा सकता है, इसी पर जो है मंथन जारी है। मगर मुश्किल नहीं लगता है आपको ये, क्योंकि चिराग को तीसरा बड़ा स्थान दे देना ये मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। उसमें बीजेपी और चिराग पासवान ने कुछ प्रैक्टिकल अलायंस जी, ये बाद में खुलेगा। कुछ सीटों पे भाजपा अपने उम्मीदवार देंगे और सिंबल लोक जनशक्ति का रहेगा। ये मेरे समझ से यही होने जा रहा है। कुछ सीट जो है जैसे दानापुर है, फतुहा है, बख्तियारपुर है, राजगीर है, ऐसे कुछ सीट है जो बीजेपी का बेस का सीट है जी, वहाँ बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है जी, और बीजेपी जीतती आई है। तो ये टैक्टिकल अलायंस भी हो सकता है, बीजेपी का सीट रहे और सिंबल लोक जनशक्ति का रहे। मिला जुला के विधानसभा भी, विधान परिषद का भी सीट है, जीत के आएंगे तो वहां भी कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को राज्यसभा में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए मिला जुला के बात बन जाना चाहिए। लेकिन जेडीयू का अगर सीट मांगेंगे चिराग पासवान तो वहां तो दिक्कत शुरू हो जाएगा, वहां दिक्कत शुरू हो जाएगा जी। ये बड़ी बात है, क्योंकि मांझी का भी बार बार एक ही सवाल कि हमें कम आंका गया है, क्योंकि लोकसभा के वक्त भी हमारे साथ यही किया गया था, फिर राज्यसभा की जो सीट है वो हमने मांगी तो वहां पर भी हमारे साथ यही किया गया, तो हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है। एक तरफ वो कुछ नहीं कह पा रहे, रह रहकर उनका दर्द जाग रहा है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का अलग दर्द है, वो एक्स के जरिए अपना दर्द जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आरएलएम किस स्थिति में आपको नजर आ रही है इस वक्त, उपेंद्र कुशवाहा किस स्थिति में नजर आ रहे हैं गुड्डू जी? उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति मिला जुला कर अभी ठीक है जी। अगर वो गठबंधन में लड़ेंगे, एनडीए में लड़ेंगे, तो वो जितनी सीट पे लड़ेंगे वो सीट लगभग जीत जाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा जयंती जी, इन पांच दल का जो गठबंधन है जी, इसका अगर वोट बैंक, वोट शेयर देखिएगा तो इतना जबरदस्त है कि इसको मुकाबला करना महागठबंधन के बूते की बात है। अगर ये धरातल पे एज इट इज आ जाता है तो कभी भी महागठबंधन इसको हरा नहीं पाएगा। और देखिएगा ये चुनाव मतलब ऐतिहासिक हो जाएगा जी। तो कोई नहीं चाहेगा, कम से कम उपेंद्र कुशवाहा तो ये नहीं चाहेंगे कि जो सीट हम 5 सीट मिले या 6 सीट मिले, तो स्ट्राइक रेट देखिएगा, ये 6 सीट का 6 सीट हमको लगता है जीत जाएंगे। अच्छा जी। क्योंकि इन लोग का गठजोड़ और इन लोग का जो वोट का शेयर है वो लगभग 50
के आसपास पहुंच जाता है, 50% के आसपास पहुंच जाता है। जी। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि हमारा जितना सीट मिले हम मैक्सिमम सीट जीते, और वो तो पुराना हसरत है हर लोगों का कि हमको ज्यादा सीट मिलता, हम ज्यादा लड़ते। लेकिन जहां ये बेस है इनका, जहां जहां भी बेस है वहां वहां तो लगभग इनको सीट दिया ही गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए गुड्डू जी तो चिराग पासवान दबाव की पॉलिटिक्स में आगे आ गए हैं क्या? क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक जिस तरीके से उन्होंने ये प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेला है वो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सीटें उनको दी गई। वो इस चर्चा के बीच कि वो जाकर कभी प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकते हैं, इस तरीके की चर्चा शुरू हुई। कभी वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा देते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल उठा देते हैं। फिर एक तरफ उनको मोदी जी का हनुमान बताया जाता है, दूसरी तरफ वो अपनी ही सरकार से सवाल जो है वो करने लगते हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स में कहां तक आगे बढ़ गए हैं चिराग पासवान, क्योंकि तभी इतनी सीटें जो है उनके खाते में गई है। चिराग पासवान शुरू से कह रहे थे कि हमको कम से कम 42 सीट मिलना चाहिए। बिल्कुल। वो शुरू से ये इसका मांग वो शुरू से कर रहे हैं जी। और चिराग पासवान के पास अपना आधार वोट है, ऐसा नहीं है, और युवा नेता है, लोग पसंद भी कर रहे हैं चिराग पासवान को। पिछली विधानसभा की गलती बीजेपी करना नहीं चाहती जी, और जेडीयू भी नहीं करना चाहेगी। अगर वो फिर गठबंधन से बाहर आ जाते हैं, एनडीए से अगर बाहर आ जाते हैं तो नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान में लाभ महागठबंधन को हो जाएगा। तो चिराग पासवान ये चीज देख रहे थे कि इस बार हमको ये लोग नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हम जो दिखला चुके वो तो नहीं जीत पाए बहुत सारा सीट, मैंने सिर्फ एक सीट मटिहानी किसी तरह से जीत जी। अब ये भी दावा हो सकता है मटिहानी सीट भी वो मांग रहे होंगे। तो जदयू भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान को नाराजगी ये हो जाए और कहीं गठबंधन से बाहर चले जाए। ये अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं, इसलिए ये दबाव की राजनीति है और उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाबी है। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर ध्यान से देखा जाए गुड्डू जी तो सबसे ज्यादा जदयू को डेंट पहुंचाने वाला अगर कोई था तो चिराग पासवान थे। उन्होंने सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया था जेडीयू को, नीतीश कुमार को। शायद यही वजह हो सकती है कि इस वक्त जदयू और चिराग पासवान के बीच में जो सीटों का पेच फंसा है। ये बोला तो जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में असहमति बनी हुई है, लेकिन असहमति लग रही है जदयू और चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास के बीच में। क्या लगता है आपको? ये जदयू और भाजपा के बीच जो है सीट का तो तालमेल हो गया है, लेकिन जदयू को अब क्या लग रहा है कि चिराग पासवान को 29 सीट नहीं होना चाहिए। ये मेरे समझ है, क्योंकि जदयू चिराग पासवान से शुरू से सशंकित रहा। वो चिराग पासवान कभी भी जदयू के लॉयल नहीं होने वाले जी। ये ऐसा जनता दल को लगता है जी। अब दोनों में ये मतभेद है, मनभेद है जो कहिए, और बीजेपी के साथ इनका रिश्ता शुरू से ठीक रहा है। तो हो सकता है जदयू को ये लग रहा हो कि इनको ज्यादा सीट जो मिल गया है तो कहीं ये जीत कर आ जाएंगे। 29 सीट में मान लीजिए अगर 25 सीट भी आ जाए, 20 सीट भी आ जाए जी, तो ये तो जदयू का मुख्यमंत्री हमको लगता है कि सोच रहे होंगे कि आगे हम ये तैयार नहीं होंगे। तो इसका मतभेद ये भी आ सकता है कि चिराग पासवान को जो ज्यादा सीट मिल गया है जी, तो जदयू बीजेपी में भी कुछ थोड़ा सा उसके लिए हुआ होगा, एक कयास लगाया जा सकता है ऐसा। लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। तो ये तो घोषणा तो हो गई सीटों की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं ये शंका जाहिर हो रहा है जी। बिल्कुल जी। हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी से प्रकाश जी भी जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे भी है कि एनडीए में तो चलिए अभी जो खींचतान जारी है उस पर तो हम सवाल जवाब करेंगे ही आगे, अगर हमारे साथ मेहमान जुड़े जेडीयू से जुड़े हुए। लेकिन आपसे सवाल ये है कि महागठबंधन में भी तो सीटों का पेच फंसा ही हुआ है ना।
मुकेश सैनी आपसे कुछ सीटें मांग रहे हैं और आपका कहना है इससे ज्यादा सीटें नहीं देंगे। कांग्रेस सीटें मांग रही है, आप सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। तो महागठबंधन का भी तो वही हाल है जो एनडीए का है। तो फिर अपनी जो चीजें हैं वो आप बाहर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मैडम महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन में कहीं पेच नहीं है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, तमाम माले पार्टी सभी लोग मिल करके तो सीट से फाइनल हो चुका है और आ जाएगा जी। और जो जहां तक जो हम लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो महागठबंधन में हुआ है, महागठबंधन में टकराव चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी हम लोगों का सामंजस्य हो चुका है। वीआईपी मुकेश सहनी से भी फाइनल हो गया है और पटल पर हो चुका है और हम देख भी लेंगे। और हमारा उम्मीदवार जो यहाँ से मिलने वाला है, सभी को सिंबल दिया जाएगा और कल तक में सभी लोग अपना अपना का तैयारी करेंगे। महागठबंधन में सारा चीज ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। तो कितनी सीटें देने वाले हैं फिर कांग्रेस को, बता ही दीजिए, उसका भी खुलासा कर दीजिए फिर। कांग्रेस की जहां तक सवाल है, हम लोग उनको देने जा रहे हैं, पार्टी देने जा रही है। कितनी सीटें? और मुकेश सहनी जी कितनी सीटें बता रहे हैं आप? क्या कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है? 55 सीटें। 55 सीटें, ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप। 55 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। और मुकेश सहनी के खाते में कितनी जाएगी फिर? 18 से 20। 18 से 20 जी। तो आरजेडी कितने पे लड़ने वाली है फिर? आरजेडी जो है हमारा, देखिए हमारा इस बिहार में जनाधार है और सभी पार्टी को पता है कि बिना आरजेडी से कुछ होने वाला नहीं है जी। 243 सभा में हम लोगों का अपना वजूद है। हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके पास A to Z का है। उनका जो मैनिफेस्टो है इस बार का, आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो सभी पार्टी को मानना पड़ रहा है। जो आरजेडी, हमारी पार्टी जो आरजेडी है, वो हम आपको बता दें मैडम जी, जो हम लोग 135 सीट पर निश्चित रूपेण लड़ने जा रहे हैं। 135 जी, तो बड़ा आंकड़ा कि मतलब आरजेडी 135, कांग्रेस 55 और मुकेश सहनी को आप 18 से 20 सीटें दे सकते हैं और 1-2 सीटें बाकियों के खाते में जाएगी। आपको लगता है कि कांग्रेस को जो आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं, कांग्रेस आपसे 60 से ऊपर सीटों की मांग कर रही है और आप लोग 55 सीटों पर संतुष्ट रहने के लिए कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? जी जी बिल्कुल। देखिए जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस पार्टी, आप पिछला चुनाव देखे 2020 का, उनको 70 सीट हम लोग के तरफ से दिया गया था जी। 70 सीट दिया गया था और पार्टी के द्वारा 19 सीट जीता गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो हमारे नेता का जो इस बार जो विजन है, आप सीट ज्यादा ले लोगे और परफॉर्मेंस कम होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपने गठबंधन के सहयोगी, जो आपके सहयोगी हैं, आप उन्हीं की परफॉर्मेंस पर पहले ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देंगे तो पिछली बार का परफॉर्मेंस की तरह इस बार का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा। नहीं, मेरा वो नहीं कहना है। मेरा कहना है मैडम, जो हमारे जो नेता है वो डायरेक्ट सभी को अपनी बात को रखे हैं, सभी पार्टी के बीच, सभी नेता के लोगों के बीच जी। जो हम लोग सामंजस्य करें, इस आधार पर सामंजस्य करें जो हम लोगों का रिजल्ट बेहतर हो जी। हम लोग 70 सीट आप ले लीजिएगा, 65 सीट ले लीजिएगा, और फिर जो 2020 का पुनरावृत्ति होगा तो फिर हम लोग पिछड़ने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है 243 सीट को इस तरह से सभी को, जहां तक जिसका जो जनाधार है, हमारे नेता का स्पष्ट कहना है जो कांग्रेस पार्टी का जिस विधानसभा में जनाधार है, बिल्कुल आप वहां से चुनाव लड़िए। जहां मेरा जनाधार है वहां से हम लड़ेंगे, जहां सीपीआई लोगों का जनाधार है वहां लड़ेगा, और सभी लोग हम लोग मिलजुल करके
इस तरह से खाता खींचे जो हमारा स्पष्ट बहुमत हो, पूर्ण मेजोरिटी हो और हमारी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 में बने। जी, तो चलिए, ये तो सीटों का जो खेल है वो तो हमें समझ में आ रहा है कि आप कांग्रेस को किस बिना पर कितनी सीटें देने वाले हैं, ये तो जनता भी समझ रही है। एक सवाल और होगा कि अभी जो बड़ी खबर सामने आई कि आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर, जिसपे तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इसका पूरा सामना हम करेंगे, उस पर आपका क्या टेक है? आपकी पार्टी किस तरीके से इसको हैंडल कर रही है? देखिए मैडम, हम लोग इस सब चीज से घबराने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, जो आज चुनाव आ गया है सर पर जी, हमारे नेता पहले ही बोले थे, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ईडी सीबीआई सब सारा चीज का मतलब जो है तो हमारे खिलाफ कुछ तर्क रखा जाएगा, सभी कुछ को आगे लाया जाएगा, ईडी सीबीआई वगैरह इस सब चीजों से हमारी पार्टी, हमारे नेता घबराने वाले नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है, पूरा बिहार का जनता देख रही है और जनता सब समझ भी रही है। जो नरेंद्र मोदी, ये भाजपा और आरएसएस वालों का जो खेल है, जो किसी भी रूप से जो इस गठबंधन को मतलब नीचे दिखाया जाए, जनता की नजर में इनको जो है सो मतलब जलील किया जाए, ये सब चलने वाली बात नहीं है। हमारे नेता किसी भी रूप में घबराने वाले नहीं है, चाहे ईडी का हो मामला, चाहे सीबीआई का मामला, चाहे वो कुछ भी कर ले, जनता हमारे साथ में है। आप देख रहे हैं हमारे नेता अगर जहां भी जाते हैं आम सभा करने के लिए, जहां भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो लाखों लाख की भीड़ रहती है। एक सवाल जाते जाते मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जेडीयू और आरजेडी दोनों जो है, बेशक तेजस्वी यादव बार बार कह चुके हैं कि गठबंधन पॉसिबल नहीं है और हो नहीं सकता है, लेकिन जेडीयू से जिस तरीके से इस्तीफे हो रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्या कोई गुंजाइश है कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन एक बार फिर से सामने आ सकता है चुनाव बाद? जी बिल्कुल नहीं मैडम। देखिए, जो नीतीश कुमार, जो पहले के नीतीश कुमार थे, वो अब रहे नहीं। ये आरएसएस और बीजेपी का कठपुतली बन करके अभी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो इनके पीछे सारा निर्णय तीन साढ़े तीन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। और आप इस जदयू पार्टी अब सामंतों की पार्टी बन गई है 100% रूप से। आप देख रहे हैं जो मतलब संतोष कुशवाहा हो, चाहे और जो भी नेता हो, जो इनका पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, या क्या दिखाता है कि बिहार में गरीबों का जो आवाज है, जो अल्पसंख्यकों का आवाज है, जो पिछड़ों का आवाज है, वह आवाज वो आप जेडीयू में बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए यह लोग, इनके गठबंधन को सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं और हमारे नेता के में विश्वास जता करके हमारे नेता के साथ सभी लोग, सभी कौम के लोग आ रहे हैं। मैं गुड्डू जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि गुड्डू जी, अगर आपका कोई सवाल है प्रकाश जी से, तो आप भी अपना सवाल जो है रख सकते हैं। कुछ ही मिनटों का समय हमारे पास है, आप अपना सवाल रख सकते हैं ताकि उसका जवाब भी जो है दर्शकों तक पहुंचे। जी, राजद वाले से केवल एक ही सवाल जी, मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस कब घोषणा करेगी तेजस्वी यादव के लिए? सवाल का जवाब दीजिए प्रकाश जी, मुख्यमंत्री के लिए कब घोषणा होगी? और जयंती जी छोटा सा एक और सवाल है जी। आरएसएस और प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि आरसीटीसी घोटाला में ये जेल जाएंगे। आरएसएस और पीएम का ये काम है। आईआरसीटीसी का जो ये घोटाले का इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है, उस पर अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया प्रकाश जी। तो वो सवाल वो पूछ रहे हैं कि अभी जो आप आरोप लगा रहे हैं आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री तक पर, ये महा घोटाला जो हुआ है, इसके पीछे पीएम और आरएसएस का हाथ होगा क्या? जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं, ये किसी की छिपी हुई बात नहीं है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस देश में दो धारा का राजनीतिक चल रहा है, एक सामाजिक न्याय की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरे तरफ जो आरएसएस और बीजेपी का जो सांप्रदायिक का जो मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का जो बात हो रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछड़ों की राजनीति करने वाला जो भी व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति पिछड़ों की राजनीति करता है, गरीबों की आवाज को उठाता है, जो अल्पसंख्यकों की हित की बात करता है,
उनके पीछे आप देख रहे हैं इस देश में, बिहार में ही नहीं इस देश में उनके पीछे ईडी हो, सीबीआई हो, विभिन्न तरह का, ये IRCTC का मामला जो बता रहे हैं, जमीन से जुड़ा मामला, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस दिन उनको मूछ भी नहीं हुआ था, उस दिन उनको जो है तो मुजरिम बना दिया गया और उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। हम पूछते हैं जिस दिन वो क्रिकेट खेल रहा था उस दिन उनके द्वारा कौन सा घोटाला किया गया जो उनको इस घोटाला में नामजद अभियुक्त बना दिया गया है? यह बिल्कुल रूपेण, यह निश्चित रूपेण यह एक साजिश है, पिछड़ों की दबाने की साजिश है। अच्छा, जाते जाते एक जवाब दे जाइए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कब घोषित करने वाले हैं? कांग्रेस को क्यों नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री घोषित करे तेजस्वी यादव को? बिल्कुल मैडम, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता है, अखिलेश प्रसाद सिंह है, उनके द्वारा बोला ही गया है और सभी लोग बोल ही रहे हैं। जो हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी 80 विधानसभा जीत करके विधानसभा में विपक्ष की नेता है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और उनके अगुवाई में महागठबंधन काम कर रहा है। हमारा बड़ा जनाधार है, हमारी पार्टी बहुत ज्यादा सीट जीत करके आएगी। सीएम कौन होगा, किस पार्टी से होगा, यह बिल्कुल सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। बिहार का एक पब्लिक जान रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसमें कहीं कोई संशय है मैडम। जी, तो बड़ा ऐलान प्रकाश जी की तरफ से किया गया। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हिस्सा रहे, आपने बाखूबी तरीके से तमाम सवालों का जवाब दिया। गुड्डू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने जुड़कर काफ़ी महीन चीज़ों पर जानकारी भी दी। इसी के साथ साथ उन्होंने सवाल जो किया उसका भी जवाब जो है प्रकाश जी की तरफ से दिया गया। तो आज के कार्यक्रम में सीटों पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, उस पर हमने बात की। हम दोनों गेस्ट का शुक्रिया कहना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो जितने सवाल थे सबका जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। कोशिश रहेगी कि बिहार चुनाव से जुड़े जितने बाकी के सवाल हैं वो भी जवाब समेत आप तक पहुंचाए जाए और राष्ट्रीय समाचार उसमें सबसे आगे रहेगा और अपनी भूमिका निभाता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।